सत्ता की साझेदारी के इस अंतिम वीडियो में हम लोग भारत में सत्ता की साझेदारी को समझने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम भारतीय संविधान द्वारा सत्ता को शासित करने के लिए प्रदत्त कुछ प्रशासनिक संस्थाओं, प्रमुख प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, उनके अधिकारों और कर्तव्यों का ऊपरी मूल्यांकन करेंगे। जब हम भारत सरकार को देखते हैं, जो संविधान द्वारा हमारी व्यवस्था की गई है, जब उसमें भारत सरकार को देखते हैं तो आपको भारत सरकार 3 स्तरों में मिलेगी। नंबर 1 विधायिका और संसद। विधायिका जिसे व्यवस्थापिका या संसद भी कहते हैं, आपको एक शासक, एक वर्ग ये मिलेगा। दूसरा स्तर होगा कार्यपालिका, ठीक है। तीसरा स्तर है न्यायपालिका। 3 संस्थाओं के द्वारा देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है। तीनों संस्थाएं अपने अपने स्तरों पर स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं और एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होती हैं, ठीक है। विधायिका को जब देखेंगे, विधायिका को व्यवस्थापिका भी बोलते हैं, संसद भी बोलते हैं। तो जब इसको देखेंगे तो इसके कुछ अंग होते हैं। इसके अंग हैं राष्ट्रपति, 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। इसके 3 प्रमुख अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का स्तर लोकसभा और राज्यसभा से उच्च होता है। तो हम लोगों ने प्रायः सुना भी है कि जो संसद के 2 सदन हैं, देखेंगे आप, संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा का निर्वाचन सीधे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है। राज्यसभा को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। जो विभिन्न राज्यों की विधानसभाएं होती हैं, उनके मनोनीत सदस्यों द्वारा, उनके चयनित सदस्यों द्वारा, जो अपने विधायक होते हैं जिनका चयन जनता करती है, उनके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है। राज्यसभा में हर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, जबकि लोकसभा के कार्यकाल सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। हर 2 वर्ष में राज्यसभा के 1/3 सांसद सेवानिवृत्त होते हैं, उनकी जगह नए 1/3 सांसद आते हैं। तो हर 2 साल में, तो 6 साल में इस तरीके से पूरी तरीके से राज्यसभा का गणित बदल जाता है। तो राज्यसभा में हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्यों का मनोनयन होता है। इसके अतिरिक्त राज्यसभा में 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य भी होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को वहां पर मनोनीत कर सकता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। राज्यसभा में राष्ट्रपति विभिन्न क्षेत्रों, खेल, साहित्य इत्यादि, विज्ञान इत्यादि क्षेत्रों से के विशेषज्ञों को मनोनीत कर सकता है और इन सदस्यों की संख्या 12 हो सकती है। जबकि लोकसभा में मनोनीत किए गए सदस्यों की संख्या 2 हो सकती है। इन्हें मनोनीत किया जाना आवश्यक नहीं है, राष्ट्रपति चाहे तो यहाँ पर मनोनीत इन्हें कर सकता है। तो इस प्रकार से लोकसभा के समस्त सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य जो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्हें एमपी भी बोलते हैं। तो ये और लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य जिन्हें विधायकों के द्वारा चुना जाता है, विभिन्न राज्यों के विधायकों के द्वारा चुना जाता है, ये दोनों मिलकर राष्ट्रपति के साथ मिलकर भारत की संसद का निर्माण करते हैं, भारत की विधायिका का निर्माण करते हैं। जो कार्यपालिका होती है, इसका प्रमुख भी राष्ट्रपति ही होता है। इसके जो अंग हैं वो क्या है? राष्ट्रपति एक अंग है, दूसरा अंग क्या है? उपराष्ट्रपति। कार्यपालिका के अंग जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्रिमंडल जो होता है वो इसका एक अंग है,
और चौथा अंग है महान्यायवादी। तो इस कार्यपालिका का जो प्रमुख है वह है राष्ट्रपति, और उसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति भी आते हैं। प्रधानमंत्री आते हैं जो भारत की प्रमुख मंत्रिमंडल के, प्रधानमंत्री जो होते हैं भारत की मंत्रिमंडल के प्रमुख होते हैं, जो भारत के मंत्रियों की सभा होती है उसके प्रमुख होते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री वही व्यक्ति हो सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो, जिसे जनता के द्वारा चुने गए सांसदों का बहुमत प्राप्त हो, उन्हें क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री जब किसी भी व्यक्ति को लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है तो वह भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है, और वह राष्ट्रपति से अपने मंत्रिमंडल के लिए विभिन्न सदस्यों की सिफारिश कर सकता है। वह चुन सकता है, अपनी मर्जी से चुनेगा कि उसके मंत्रिमंडल में कौन कौन से लोग होंगे। तो पूरा जो मंत्रिमंडल होगा उसका प्रमुख भी वही प्रधानमंत्री होगा, और पूरे मंत्रिमंडल जिसमें कि मंत्री और प्रधानमंत्री शामिल होंगे वह राष्ट्रपति के अधीन कार्यपालिका के अंग होंगे। मंत्रिमंडल में 3 स्तरों के मंत्री होते हैं। प्राय आपने नाम सुना होगा कैबिनेट मंत्री, जिन्हें विशेष मंत्रालय, विभिन्न प्रमुख मंत्रालय दिए जाते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मंत्री। इन कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए राज्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं, जिन्हें राज्य मंत्री बोलते हैं, जो इनकी सहायता करते हैं कैबिनेट मंत्रियों की। इसके अतिरिक्त आपने सुना होगा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। तो ये कुछ विशेष महत्वपूर्ण, कुछ विशेष अन्य जो शेष बचे हुए मंत्रालय होते हैं उनको स्वतंत्र रूप से कुछ मंत्रियों को दे दिया जाता है। ये कैबिनेट मंत्रियों के बराबर नहीं होते, लेकिन इन्हें स्वतंत्र रूप से फैसले लेने का अधिकार होता है। तो जो मंत्रिमंडल है, ये मंत्रिमंडल 3 तरीके के मंत्रियों से बनी है: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। कैबिनेट मंत्रिमंडल के प्रमुख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, और यह कार्यपालिका का एक अंग है। उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का सभापति भी होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है वह राज्यसभा का सभापति होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा के सभापति का नाम लिखिए, तो देश का जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का सभापति होगा। ठीक है। महान्यायवादी एक चौथा अंग है जो कार्यपालिका का अंग है, यह है महान्यायवादी। जो प्रधानमंत्री होता है, ऊपर जो दूसरे अंग में जो प्रधानमंत्री था, यह हो सकता है कि संसद का सदस्य ना हो। जिस सदस्य को संसद का बहुमत प्राप्त हो सकता है वह संसद का सदस्य ना हो, तो 6 महीने के अंदर इसे संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री कुछ समय के अंदर संसद का सदस्य बन ही जाता है। इस तरीके से प्रधानमंत्री संसद का सदस्य होता है। लेकिन जो ये महान्यायवादी है, यह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। महान्यायवादी जो है ये एक पद है, प्रशासनिक पद है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है। एक पद है, एक नौकरी की तरीके से है, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और यह संसद के किसी भी सदस्य का, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, परंतु यह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। परंतु यह जो महान्यायवादी है संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। महान्यायवादी के अतिरिक्त संसद का सदस्य ना होने पर भी जो संसद है उसकी कार्यवाही में केवल वही लोग भाग ले सकते हैं जो उसके सदस्य हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त, उन सदस्यों के अतिरिक्त संसद के सदन में महान्यायवादी भाग ले सकता है और भारत रत्न प्राप्त व्यक्ति भाग ले सकते हैं। तो महान्यायवादी जो है इसे राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसे देश का राष्ट्रपति नियुक्त करता है, और महान्यायवादी जो है वह संसद के सदन में भाग ले सकता है, अपनी सुझाव दे सकता है, लेकिन सुझाव को मानना आवश्यक नहीं है। इसकी जो योग्यताएं हैं वह देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताओं के बराबर होती है। अगर कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के योग्य है, तभी उसे महान्यायवादी का पद दिया जा सकता है। अब देश की न्यायपालिका जो है, जो कार्यपालिका थी, जो देश की कार्यपालिका है, यह देश की सरकार सत्ता चलाने के काम को, जो मेन सरकार चलती है, जो
विभिन्न योजनाएं बनाई जाती हैं उनको तैयार करती है, परंतु यह संसद के प्रति जवाबदेह होती है। जो कार्यपालिका है यह विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। इसमें विधायिका जो है वह नियंत्रण रखती है, जो विधायिका है जो वह इस पर नियंत्रण रखती है कार्यपालिका पर। तो इस तरीके से जो कार्यपालिका है इसके पास प्रमुख सत्ता है, लेकिन फिर भी यह जो है कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते और निरंकुश नहीं हो सकती, इसलिए तथा यह विधायिका के प्रति जवाबदेह है। न्यायपालिका, न्यायपालिका के अपने न्यायिक अधिकार हैं। यह देश की समस्त न्याय व्यवस्था को संभालती है। इसका प्रमुख जो इसका सर्वोच्च न्यायालय, इसका मेन जो सबसे मुख्य भाग है वह सर्वोच्च न्यायालय है। यह देश के विभिन्न न्यायिक नीतियों को, विभिन्न कानूनों को तय करता है कि न्याय के संबंधी कानूनों को, सजा के प्रावधानों को तय करता है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय आते हैं, फिर उच्च न्यायालयों के नीचे जनपदीय एवं लोक अदालतें आती हैं। जनपदीय अदालतें आती हैं और फिर लोक अदालतें होती हैं। लोक अदालतें शिविर के जैसी होती, कैंप के जैसी, और ये जगह जगह जाकर मुकदमों का निपटारा करती हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत उच्च न्यायालय और जनपदीय न्यायालय आते हैं। देश का सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता है वह राष्ट्रपति ही होता है। जो राष्ट्रपति है वह देश का राष्ट्रपति है वह देश का सर्वोच्च न्यायाधीश होता है। तो जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदल सकता है, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को सजा दी है तो यह उस सजा को राष्ट्रपति रोक सकता है, कम कर सकता है या खत्म कर सकता है। जैसा किसी को फांसी दी गई है कि बोला गया है कि अगले महीने किसी 1 तारीख को इस व्यक्ति को फांसी होगी, तो राष्ट्रपति रोक कह सकता है, राष्ट्रपति आदेश दे सकता है कि अभी फांसी को रोक दिया जाए, अभी अनिश्चित काल के लिए कुछ अन्य समय के लिए फांसी को रोक दिया जाए, या फिर वह फांसी की सजा को घटाकर उम्र कैद कर सकता है या सजा को माफ कर सकता है। तो जो देश का सर्वोच्च न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति है, लेकिन वह बिना याचिका के सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। जो राष्ट्रपति है वह सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में बिना याचिका के, बिना अपील के हस्तक्षेप नहीं करता है। तो जो देश की न्यायपालिका है इसे देश के सरकार के समस्त न्यायिक अधिकार हासिल हैं और कार्यपालिका इसे बदल नहीं सकती। कार्यपालिका इसे आसानी से नहीं बदल सकती। बदलने के प्रावधान तो हैं लेकिन बहुत जटिल है कि अगर न्यायपालिका निरंकुश हो जाए, न्यायपालिका अपने मनमाने नियम बनाने लगे तो उसे कार्यपालिका बदल सकती है। कार्यपालिका और विधायिका मिलकर बदल सकती हैं, लेकिन नियम बहुत ही जटिल हैं, जिससे कि देश की न्यायिक व्यवस्था को सरकारें और भ्रष्ट मंत्री नेता प्रभावित न कर सकें। देश की न्यायिक व्यवस्था को भ्रष्ट मंत्री और नेता मिलकर प्रभावित न कर सकें, इसके लिए पूरी संसद, पूरे सदन की आवश्यकता होती है। तो जो न्यायपालिका है उसे स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। और न्यायपालिका जो है विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों में भी हस्तक्षेप कर सकती है। जो पहले था कि मैंने पहले बताया कि विधायिका और कार्यपालिका मिलकर न्यायपालिका के अधिकारों को काट सकते हैं, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। और न्यायपालिका जो है वह कार्यपालिका और वह विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों को के द्वारा किए गए कार्यों को पुनर्मूल्यांकन कर सकती है, उनको निरस्त कर सकती है अगर वो लोगों के मौलिक अधिकारों को, लोगों के मौलिक अधिकारों को, लोगों की स्वतंत्रता को नष्ट करें या उसको प्रभावित करें। तो न्यायालय जो है सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों में, संसद की नीतियों में हस्तक्षेप करती है और उन्हें निरस्त कर देती है, उन कानूनों को निरस्त कर देती है। संविधान संशोधन को संविधान को लागू करवाने का अधिकार भी न्यायपालिका को प्राप्त है। इस तरीके से जो तीनों स्तर हैं, जो सरकार के तीनों स्तर हैं, वह एक दूसरे पर परस्पर निर्भर करते हैं। ठीक है। जो विधायिका है वह जनता के द्वारा चुनी जाती है, वह जनता के लिए है, तो उसके पास कुछ खास अधिकार नहीं है, लेकिन वह कार्यपालिका और न्यायपालिका को नियंत्रित करने का कार्य करती है, क्योंकि विधायिका जो है वह जनता के द्वारा चुने गए लोगों द्वारा चलाई जाती है। कार्यपालिका जो है वह कानून बनाती है, वह नियम बनाती है, उसके लिए विधायिका की आवश्यकता
होती है, उसे उसके लिए नियम कानूनों को लागू करने के लिए विधायिका की सहमति की आवश्यकता होती है। अगर विधायिका की सहमति से ये नागरिक के अधिकारों को, भारत के नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करेंगे तो न्यायपालिका हस्तक्षेप करके इन कानूनों को निरस्त कर सकती है। तो इस तरीके से कार्यपालिका भी स्वतंत्र नहीं है, वो इन दोनों के प्रति जवाबदेह है। और न्यायपालिका जो है, जो अगर न्यायपालिका निरंकुश होती है तो विधायिका और कार्यपालिका मिलकर न्यायपालिका के नियम बदल सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। तो इस तरीके से न्यायपालिका भी स्वतंत्र नहीं है, लेकिन न्याय को स्वतंत्र करने के लिए, न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित ना होने देने के लिए इस व्यवस्था को जटिल कर दिया गया है। साथ ही न्यायपालिका को अधिकार दिए गए हैं कि वह कार्यपालिका और विधायिका पर नियंत्रण रखे। तो इस तरीके से तीनों स्तरों पर सत्ता को अलग अलग बंटवारा है। तो इसे हम कह सकते हैं सत्ता का क्षैतिज वितरण। जो हमने सत्ता के वितरण के कुछ प्रचलित उदाहरण पढ़े थे, तो उसमें देखा था कि एक था सत्ता का क्षैतिज वितरण। यहाँ पर सत्ता 3 स्तरों पर समान रूप से विभाजित है। तीनों स्तरों के अलग अलग कार्य हैं, तीनों स्तरों के अलग अलग दायित्व हैं। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, हम तीनों स्तरों में अलग अलग सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण देख सकते हैं। जैसे विधायिका में हम वितरण देखेंगे तो विधायिका में सबसे पहले राष्ट्रपति आता है, उसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। कार्यपालिका में क्या है, सबसे ऊपर कार्यपालिका है, भारत की कार्यपालिका सबसे ऊपर है, उसमें उसके अंग जो है उसमें राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और महान्यायवादी आते हैं, और प्रधानमंत्री के अंतर्गत उसके मंत्रिमंडल आती है। इस तरीके से न्यायपालिका में जो है न्यायपालिका आती है, उसके न्यायपालिका में जो सबसे ऊपर है वो सर्वोच्च न्यायालय है, फिर उच्च न्यायालय है, फिर जिला न्यायालय का स्थान आता है। ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण है। तो भारत सरकार के अंग, भारतीय गणराज्य में सरकार 3 अंगों में कार्य करती है। व्यवस्थापिका, इसमें संसद आती है जिसके 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है उच्च सदन में सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि द्वारा 6 वर्षों के लिए होता है। उच्च सदन क्यों बोला गया है, क्योंकि इसमें जो है माना जाता है इसमें जो लोग हैं वह विशेषज्ञ हैं, लोग जो हैं वह अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ हैं, वह लोग पढ़े लिखे हैं, तो इसे उच्च सदन बोला गया। जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। लोकसभा निम्न सदन, इसे भारत की जनता के द्वारा चुना जाता है। यद्यपि इसे निम्न सदन बोला जाता है, लेकिन इसके अधिकार जो हैं वह राज्यसभा से ज्यादा हैं। लोकसभा के जो अधिकार होते हैं वह राज्यसभा से ज्यादा होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष विधि द्वारा 5 वर्षों के लिए होता है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 545। व्यवस्थापिका को क्या है, विधि संबंधी, विधि में परिवर्तन, विधि मतलब संविधान में परिवर्तन के अधिकार प्राप्त हैं। जब कोई संविधान में परिवर्तन करना होगा तो उसे संसद के दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। उसे संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। अगर पारित नहीं होता तो चाहे न्यायपालिका हो या कार्यपालिका हो, कोई भी संसद के कानूनों को परिवर्तित नहीं कर सकता। इस तरीके से व्यवस्थापिका को कानून में परिवर्तन, संविधान में परिवर्तन संबंधी अधिकार प्राप्त हैं। यह कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, भारतीय जनता के प्रति जवाबदेह है। अब आप देखेंगे कि राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। मैंने बोला कि लोकसभा के अधिकार ज्यादा हैं, तो क्या क्या अधिकार ज्यादा हैं, लोकसभा जो है, लोकसभा में सभी तरीके के बिल पास हो सकते हैं, सभी तरीके के विधेयक पेश किए जा सकते हैं। जबकि राज्यसभा में, लोकसभा में सभी तरीके के विधेयक पेश किए जा सकते हैं और उन पे चर्चा होने के बाद मतदान किया जा सकता है। जबकि राज्यसभा में वित्त संबंधी, मतलब धन के संबंधी, आर्थिक मामलों के संबंधित विधेयक पेश तो किए जा सकते हैं, उन पर चर्चा भी हो सकती है, सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उन पर मतदान नहीं होता है। तो जो धन, आर्थिक मामलों संबंधी जो विधेयक होते हैं उनमें राज्यसभा को कम अधिकार होते हैं। इसके अतिरिक्त राज्यसभा को एक लाभ होता है कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। अगर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अनुमोदित कर दे कि जो वर्तमान लोकसभा है यह सही से कार्य नहीं कर रही है, तो
राष्ट्रपति अगर सहमत हो तो वह लोकसभा को भंग कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है। कार्यपालिका, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिमंडल शामिल है। मंत्रिमंडल राष्ट्रपति की सहायता के लिए होता है। मंत्रिमंडल जो है वो प्रधानमंत्री की सहायता करता है और प्रधानमंत्री जो है वह राष्ट्रपति की सहायता करता है। हमने पीछे ही देखा था। तो मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री का संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य होना मतलब संसद के सदस्य को क्या कहते हैं? सांसद। तो मंत्रिमंडल के प्रत्येक मंत्री का सांसद होना अनिवार्य है। मंत्रिमंडल का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। इसे शासन संबंधी अधिकार प्राप्त है, परंतु यह व्यवस्थापिका के प्रति जवाबदेह होता है। ठीक है। न्यायपालिका, न्यायपालिका भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका का शीर्ष सर्वोच्च न्यायालय, जो प्रमुख है, जो मुख्यालय है न्यायपालिका का, वह सर्वोच्च न्यायालय है। यद्यपि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। मैंने बताया था पहले ही कि न्यायपालिका को नियंत्रित कौन करता है? कार्यपालिका और विधायिका मिलकर न्यायपालिका को नियंत्रित करते हैं। तो नियुक्ति कार्यपालिका करती है, तथापि कार्यपालिका नियुक्ति कैसे करती है? जो न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को जब सर्वोच्च न्यायालय में प्रमोशन मिलना होगा तो उसके लिए कार्यपालिका, जो सरकार है भारत की, वह जिन जिन न्यायाधीशों को चयनित करेगी उनका प्रमोशन उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में उनकी नियुक्ति की जाएगी। तो इस तरीके से न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। तथापि यह अपने कानूनों, सभी प्रकार के विवादों, विवाद कैसे? न्यायालय, दो न्यायालयों के बीच झगड़े हो, अगर दो न्यायालयों के बीच अधिकारों को लेकर झगड़े हैं, या नागरिक विवाद हैं, या केंद्र और राज्य सरकार, केंद्र राज्य, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार, या किन्हीं दो राज्य सरकारों के बीच विवाद हैं, तो इनके बीच के मामलों को यह निपटारा करती है। यह नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है। यह जो है नागरिक अधिकारों की रक्षा करती है और कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखते। हमने बताया था कि न्यायपालिका का मुख्य काम क्या है? न्यायपालिका जो है इसका मुख्य काम क्या है? नागरिक अधिकारों की रक्षा करना और कार्यपालिका तथा न्यायपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को पर नजर रखना। ठीक है, पर अंकुश रखना। न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका के मध्य मतभेदों का सुलह राष्ट्रपति करता है। अगर न्यायपालिका और व्यवस्थापिका जो है, हमने बताया था, इनके बीच अगर टकराव हो जाता है तो इनका निपटारा कौन करेगा? राष्ट्रपति जो है, देश का राष्ट्रपति है, जो भारत का राष्ट्रपति है, वह इनका निपटारा करेगा। क्योंकि अंततः यद्यपि राष्ट्रपति के अधिकार बहुत सीमित कर रखे गए, लेकिन फिर भी वह देश का प्रमुख है, वह भारत देश का सर्वोच्च व्यक्ति है, तो इसलिए उसके दायित्व ज़्यादा हो जाते हैं और वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य विवादों का निपटारा करता है। तो इस तरीके से आप देश में सत्ता की साझेदारी को समझ सकते हैं इस वीडियो को देखकर।